हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार। स्वागत है आपका सतेंद्र प्राइवेट ITI की ओर से चलाए गए ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आप सबों को आज फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स के बारे में बताएंगे। तो जानेंगे कि फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने राइट हैंड रूल्स की स्थापना कब किया था। तो हम बता देना चाहेंगे कि फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने डीसी जनरेटर से उत्पन्न विद्युत वाहक बल, क्या विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए 1826 ईस्वी में एक नियम स्थापित किया, जिसे क्या कहते हैं? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स कहते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स कहते हैं मतलब फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1826 ईस्वी में जनरेटर से उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, क्या करने के लिए? विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कब? 1826 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ईस्वी कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कब इसका प्रतिपादन हुआ था। तो हम बता देना चाहते हैं कि फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1826 में एक क्या किया था? नियम स्थापित किया था। किसके लिए? जनरेटर से उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए एक नियम की स्थापना की थी। कब? 1826 ईस्वी में, जिसे क्या कहते हैं? फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल्स कहते हैं, जिसे फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल्स कहते हैं। चलते हैं इस नियम के अनुसार क्या होता है, यह नियम किस प्रकार से है। तो हम जानेंगे आज यह नियम किस प्रकार से है। बहुत इजी से हम समझाएंगे दोस्तों कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स क्या कहते हैं। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स को समझना हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। हम मानते हैं कि इसको एक बार अगर आप समझ लेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। तो हम समझने की कोशिश करते हैं फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल्स क्या है। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने कहा था, फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने कि अपने दाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को, किसको? अपने दाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को, मतलब प्रथम 3 अंगुली इस साइड से हम ले सकते हैं। ये हमारा राइट हैंड रूल्स, राइट हैंड है ना, ये हमारा दायां हाथ है। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल्स के अनुसार अपने दाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को, मतलब इस प्रकार से कहते हैं, इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को परस्पर समकोण में, इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को परस्पर किसमें? समकोण में, यानी 90 डिग्री में इस प्रकार फैलाएं कि, किस प्रकार फैलाएं? इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा मोशन को तथा प्रथम अंगुली चुंबकीय फ्लक्स को इंगित करे तो द्वितीय अंगुली EMF की दिशा को इंगित करेगा। तो हम देखते हैं इसको, इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को परस्पर समकोण में
इस प्रकार समकोण में इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की दिशा तथा प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करे तो द्वितीय अंगुली EMF की दिशा को इंगित करेगी। इससे हमें समझ में आया कि इस नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को परस्पर समकोण में इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक की दिशा तथा प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करे तो द्वितीय अंगुली किसको इंगित करेगा? EMF की दिशा को इंगित करेगा। समझ में आया आप सबों को कि इस नियम के अनुसार हमको क्या करना है? अपने दाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को इस प्रकार से हमें जब भी तैयार करना है, इस प्रकार से अंगुली तैयार करना है। अपने दाएं हाथ के प्रथम 3 अंगुलियों को परस्पर समकोण यानी 90 डिग्री में इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा किसको इंगित करे? चालक की दिशा को इंगित करे तथा प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करे। अगर ये दोनों कार्य करेंगे तो ये चालक की दिशा और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इंगित करेंगे तो द्वितीय अंगुली किसको इंगित करेंगे? जनरेटर से उत्पन्न होने वाली EMF की दिशा को इंगित करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हम बताएंगे आज EMF सूत्र। अभी हम लोगों ने देखा कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स का प्रयोग जनरेटर चैप्टर में होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं? जनरेटर में जो EMF की उत्पत्ति होती है उसकी दिशा ज्ञात करते हैं। अगला है EMF समीकरण। EMF समीकरण। ठीक है, तो EMF समीकरण क्या कहता है? EMF समीकरण क्या है? तो जनरेटर में जब EMF की उत्पत्ति होती है, आप लोगों को पता होगा कि जनरेटर के इस प्रकार से क्या होते हैं? बॉडी होते हैं। बॉडी में इस प्रकार से क्या बने होते हैं? पोल्स बने होते हैं जिसमें फील्ड वाइंडिंग की जाती है। इस प्रकार एक योक या बॉडी, ये पिछले क्लास में हम बताए थे कि योक या बॉडी किस मेटल के बने होते हैं? पोल शू इस पे योक या बॉडी पर कसे होते हैं, जिसमें क्या किए जाते हैं? इस प्रकार से वाइंडिंग्स किए जाते हैं। और इसके मध्य क्या होते हैं? आर्मेचर होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर आर्मेचर होते हैं जो मूव करते हैं यानी रोटेट करते हैं। और जब इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच आर्मेचर मूव करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आर्मेचर के द्वारा इस फ्लक्स का छेदन हो रहा है। जो यहाँ पर फ्लक्स की उत्पत्ति हो रही है, इस फ्लक्स का जैसे ही छेदन करते हैं तो आर्मेचर में किस चीज की उत्पत्ति होती है? तो वो होती है EMF की उत्पत्ति होती है। आर्मेचर में EMF की उत्पत्ति हो जाती है और इसे ही तो हम कहते हैं ना विद्युत की उत्पत्ति। यानी इसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा से घुमा देते हैं और जैसे ही ये घूमते हैं, इसके घूमने के उपरांत क्या उत्पत्ति हो जाती है? EMF की उत्पत्ति होती है।
और इसी ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का उपयोग किया गया था। ईएमएफ को, जनरेटर से उत्पन्न हुए ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग किया गया था जिसे ईएमएफ समीकरण कहते हैं। समझ में आया आपको? ईएमएफ क्या है? ईएमएफ यानी जनरेटर से उत्पन्न ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए जिस भी फॉर्मूला, जिस भी सूत्र का प्रयोग किया जाता है उसे ईएमएफ समीकरण कहते हैं। इस प्रकार क्या है यह ईएमएफ समीकरण? तो हम लिख सकते हैं ईएमएफ समीकरण मतलब E बराबर फाई जेड एन बटे 60 इंटू पी बाय ए। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट समीकरण है जिसे हमें याद रखना चाहिए। इस समीकरण के माध्यम से हम लोग किसी भी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। कितना जनरेटर ईएमएफ की उत्पत्ति कर रही है, इसे हम लोग इस इक्वेशन के माध्यम से आसानी पूर्वक ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें से कुछ ऐसे भी चीजें हैं जैसे Q, Z, N, P और A, जिसे शायद हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि ये Q क्या है, Z क्या है, N क्या है, P क्या है, A क्या है और E क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि E क्या है। इससे E हम लोग जो लिखे हैं यह E क्या है। तो E जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ है। जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ है। जनरेटर के द्वारा उत्पन्न क्या है? ईएमएफ है, जिसे किसमें व्यक्त करते हैं? ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है ईएमएफ को किसमें व्यक्त की जाती है। तो जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को यानी विद्युत वाहक बल को किसमें व्यक्त करते हैं? तो वोल्ट में करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? वोल्ट में व्यक्त करते हैं, जिसे E से दर्शाया जाता है। E मतलब जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ, जिसे किसमें व्यक्त कर लेते हैं? वोल्ट में। दूसरा क्या है? हम लेते हैं दूसरा Q को, तो ये फाई क्या है? तो फाई है प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स। जैसा कि अभी पिक्चर हम बनाए थे कि एक योग था, एक बॉडी था और उसमें कई पोल्स बने हुए थे और प्रत्येक पोल्स में चुंबकीय फ्लक्स होंगे, क्योंकि हर में क्या किया जाता है? वाइंडिंग किया जाता है। जब वाइंडिंग होंगे उसमें से विद्युत धारा प्रवाह होंगे। तो आपको पता होगा कि जब भी किसी कंडक्टर में विद्युत धारा प्रवाह की जाती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है, यानी वहां चुंबकीय क्षेत्र बन जाते हैं। और जब चुंबकीय क्षेत्र बन जाएंगे तो वहां फ्लक्स होंगे। यानी फाई यही दर्शाते हैं प्रत्येक पोल की चुंबकीय फ्लक्स को। फाई किसको दर्शाते हैं? चुंबकीय फ्लक्स को। प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स को। तो प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स को जब हम लोग किससे दर्शाते हैं? फाई से। तो इसे किसमें व्यक्त करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको व्यक्त करते हैं वेवर्स में। किसमें व्यक्त करते हैं? वेवर्स में। ठीक है, इसको व्यक्त किसमें कर लेते हैं हम लोग? वेवर्स में। जैसे कि E यानी ईएमएफ को किसमें हम लोग व्यक्त करते हैं? वोल्ट में। उसी तरह Q फाई को, प्रति पोल चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में व्यक्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से है अगला Z। ये Z क्या है? आर्मेचरों में कंडक्टरों की संख्या। आर्मेचर में यानी चालकों की संख्या। आर्मेचर में चालक की संख्या। आर्मेचर में चालक की संख्या को किससे व्यक्त करते हैं? तो Z से व्यक्त करते हैं। आर्मेचर में चालक की संख्या व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? Z का। ठीक इसी प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे N, P और A। तो चलो चलते हैं हम N को लेकर के कि N क्या है। N हमारा आर्मेचर की घूर्णन गति। आर्मेचर की घूर्णन गति।
आर्मेचर की घूर्णन गति, जिसे किसमें व्यक्त करते हैं, आरपीएम में, आरपीएम। आप लोग कई बार इस शब्द का प्रयोग किए होंगे, आरपीएम यानी रनिंग पर मिनट, रनिंग पर मिनट, यानी आर्मेचर की घूर्णन गति को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, एन का प्रयोग करते हैं। यानी इस सूत्र में जो एन लिखे हुए हैं ये किसको व्यक्त कर रहे हैं, आर्मेचर की घूर्णन गति को, मतलब आरपीएम को व्यक्त कर रहे हैं, आर्मेचर के आरपीएम को। और आर्मेचर की आरपीएम किस पे निर्भर करते हैं, मतलब जिस यांत्रिक ऊर्जा से उसे घुमाया जाता है, यानी जिस मैकेनिकल एनर्जी से घुमाया जाता है। जैसे कि कई जनरेटरों को डीजल इंजन से घुमाया जाता है, कई जनरेटरों को हाइड्रो पावर प्लांट में वाष्प टरबाइन से या पवन चक्की से घुमाया जाता है। तो निर्भर करता है कि पवन चक्की की आरपीएम कितनी है, रनिंग कितनी है, उसके सॉफ्ट के जो आरपीएम होंगे वही हमारे जनरेटर की आर्मेचर की आरपीएम होंगे। तो आरपीएम को व्यक्त करने के लिए हमने क्या लिखा, एन लिखा। आगे चलते हैं, पी। ये पी क्या है, तो पी दर्शाता है जनरेटर में पोलों की संख्या, जनरेटर में पोलों की संख्या। पी किसको व्यक्त करता है, जनरेटर में पोलों की संख्या। जैसा कि अभी आपको हम बता दिए कि एक योग बनाए थे, उसमें पोल्स स्थापित किए थे, उसमें हम दिखाए थे कि 4 पोल्स थे। लेकिन आपको हम बता देना चाहेंगे कि जनरेटर में कम से कम 2 पोल होते हैं, यानी मिनिमम कितने पोल होते हैं, 2 पोल, मिनिमम 2 पोल, कम से कम कितना पोल होते हैं, 2 पोल। और अधिक से अधिक कितने पोल हो सकते हैं, तो जनरेटर में अधिक से अधिक 8 पोल होते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि जनरेटर के न्यूनतम पोलों की संख्या कितनी होती है, और हमें इजी से आंसर दे देना है कि जनरेटर के न्यूनतम पोलों की संख्या कितनी होती है, 2। क्योंकि बिना नॉर्थ और साउथ, क्योंकि आपको भी पता होगा जब मैग्नेट बनते हैं तो उसमें एक साइड नॉर्थ और एक साइड साउथ होना जरूरी है, तभी फ्लक्स का गबन हो पाएंगे। और जब भी पोलों की संख्या होंगे वो सम संख्या में होंगे। सम तो समझ में आता है ना, कि जो 2 से पूरी तरह से, जो 2 से विभाजित हो, जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, वैसे संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारी क्या है, सम संख्याएं हैं। तो नॉर्थ और साउथ मिनिमम होना चाहिए 2 पोल्स, तभी नॉर्थ से साउथ की ओर क्या चलते हैं, फ्लक्स चलते हैं। और इसी का तो आर्मेचर छेदन करते हैं ना, आर्मेचर क्या करते हैं, इस फ्लक्स का छेदन करते हैं, और इसके उपरांत आर्मेचर में ईएमएफ की उत्पत्ति हो जाती है। तो न्यूनतम पोलों की संख्या कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और अधिकतम अगर जनरेटर में हम पोलों की संख्या स्थापित करना चाहें तो ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं, हम 8 कर सकते हैं। इससे ज्यादा जनरेटरों में पोलों की संख्या नहीं होती है। और जिसे व्यक्त किससे करते हैं, पी से। पी से हम क्या व्यक्त करते हैं, जनरेटर में स्थापित पोलों की संख्या को व्यक्त करते हैं। अगला है ए। और ए क्या व्यक्त करते हैं, ए आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या, आर्मेचर वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या। आर्मेचर में जो समांतर पथों की संख्या होती है, आर्मेचर का जो वाइंडिंग होती है, आर्मेचर जैसे कि आप लोगों को पहले भी हम क्लास में बता चुके हैं कि आर्मेचर इस प्रकार से होते हैं जिसमें कई स्लॉट्स कटे होते हैं। और वो स्लॉट इसलिए कटे होते हैं ताकि उसका हम क्या कर पाए, वाइंडिंग कर पाए। आर्मेचर में कई स्लॉट कटे होते हैं, और स्लॉट किस लिए होते हैं, ताकि उस पर हम वाइंडिंग कर सकें। तो वाइंडिंग जो होती है आर्मेचर की वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग 2 प्रकार से किए जाते हैं। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से किए जाते हैं। आर्मेचर वाइंडिंग कितने प्रकार से किए जाते हैं, 2 प्रकार से। तो ये कौन कौन सी है 2 प्रकार, पहला है लैप वाइंडिंग और दूसरा
वेव वाइंडिंग। पहला लैप वाइंडिंग और दूसरा वेव वाइंडिंग। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आर्मेचर में कितने प्रकार के वाइंडिंग किए जाते हैं, 2 प्रकार के। पहला लैप वाइंडिंग और दूसरा वेव वाइंडिंग। आगे हम बताएंगे लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। तो सबसे पहले हम यहां पर आते हैं इक्वेशन में कि E बराबर जो हमको मिला था phi ZN इंटू P बाय A बटे 60। ये जो हम एक इक्वेशन तैयार हुआ था, एक समीकरण तैयार हुआ था, इससे हम लोग क्या ज्ञात करते थे, EMF ज्ञात कर लेते थे। P बाय A यानी समांतर पथों की संख्या। तो हम लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि P बराबर क्या होता है, क्योंकि वाइंडिंग 2 प्रकार के होते हैं, लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। वाइंडिंग कितने प्रकार के होते हैं, लेप और वेव वाइंडिंग होते हैं। तो हम जानेंगे कि लेप वाइंडिंग में P बराबर क्या होते हैं और वेव वाइंडिंग में कितने होते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे लैप वाइंडिंग, दूसरा वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में P बराबर, ध्यान रखिएगा ये कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि लैप वाइंडिंग में P बराबर पोलों की संख्या बराबर पथों की संख्या होती है क्या, तो हाँ होती है। लैप वाइंडिंग में P बराबर A होते हैं। जितना पोल होंगे उतना पथ होंगे, जितना पोल उतना पथ। कब, जब हम आर्मेचर में कौन से वाइंडिंग करेंगे, लैप वाइंडिंग करेंगे। लैप वाइंडिंग अगर हम आर्मेचर में करते हैं तो पोलों की संख्या और समांतर पथों की संख्या क्या होते हैं, समान होते हैं। अगर इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अगर पोल्स की संख्या 8 हो जाए, पोल की संख्या कितनी हो जाए, 8 हो जाए, तो समांतर पथों की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। समांतर पथों की संख्या भी कितनी होगी, 8 होगी। इस प्रकार से हम इसको इक्वल कह सकते हैं कि P इक्वल टू A होते हैं। किसमें, जब आर्मेचर में लैप वाइंडिंग किए जाते हैं। और यदि हम आर्मेचर में लैप ना करके वेव वाइंडिंग करते हैं, आर्मेचर में लैप वाइंडिंग ना किए हैं और वेव वाइंडिंग कर देते हैं, तो P बराबर क्या होंगे। अगर आर्मेचर वेव वाइंडिंग के द्वारा किया गया है तो P बराबर हमेशा क्या होते हैं, 2 होते हैं। चाहे पोल कितनी भी हो, पोल कितनी भी हो, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए या 8 हो जाए, अगर P 2, पोल 2 होंगे फिर भी पथ 2, ये अगर 4 होंगे फिर भी पथ 2, ये अगर 6 होंगे फिर भी पथ 2, और अगर पोल 8 भी होंगे फिर भी पथ 2 ही होंगे। अब तो समझ में आ गया होगा आप सबों को कि वेव वाइंडिंग में P बराबर हमेशा 2 होते हैं, जबकि लैप वाइंडिंग में P बराबर A होते हैं। मतलब जितने पोलों की संख्या उतने आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या होती है, जबकि वेव वाइंडिंग में P बराबर 2 होते हैं। इसके अलावा हम बताएंगे कि आर्मेचर में आखिर क्यों हम करेंगे लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग हम क्यों करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि कई बार हमारा जो जनरेटर बनाने के उद्देश्य होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कई बार हम लोगों को क्या चाहिए, अधिक करंट चाहिए और कम वोल्टेज चाहिए। जैसे करंट ज्यादा चाहिए और वोल्टेज कम चाहिए, तो अधिक करंट और कम वोल्टेज के लिए अधिक करंट और कम वोल्ट के लिए लैप वाइंडिंग किए जाते हैं। लैप वाइंडिंग किए जाते हैं किसके लिए, जब हम लोगों को करंट अधिक चाहिए और वोल्टेज कम चाहिए। करंट ज्यादा और वोल्टेज कम चाहिए तो आर्मेचर को कैसा वाइंडिंग करना होगा, लैप वाइंडिंग। और जब लैप वाइंडिंग कर देंगे उस समय P बराबर क्या दिखाएगा, A। यानी ध्यान में रखिएगा हमेशा कि लैप वाइंडिंग कब करते हैं, जब हमारी आवश्यकता क्या होती है, करंट अधिक चाहिए और वोल्टेज कम चाहिए, तो हम लोग लैप वाइंडिंग करेंगे और वहां पर P बराबर A होगा।
ठीक उसी प्रकार हम वेव वाइंडिंग कब करेंगे, आर्मेचर का वेव वाइंडिंग कब होता है, जब वोल्टेज अधिक चाहिए, यानी वोल्ट अधिक और करंट कम की जरूरत हो। मतलब जब वोल्ट हमको अधिक चाहिए, जैसे 250 वोल्ट चाहिए और करंट बहुत कम चाहिए, 5 एम्पियर 7 एम्पियर करंट चाहिए, तो हम वेव वाइंडिंग करेंगे, यानी वोल्टेज अधिक मिलेगा और करंट क्या होगा, हमें कम मिल जाएगा। अगर ऐसा हमारी आवश्यकता है, ऐसी अगर हमारी ज़रूरतें हैं कि वोल्टेज हमें ज़्यादा चाहिए और करंट कम चाहिए, तो हमें आर्मेचर में कौन से वाइंडिंग स्थापित करने होंगे, वेव वाइंडिंग। और जैसे ही हम वेव वाइंडिंग स्थापित कर देंगे, तुरंत इसका परिणाम यह हो जाएगा कि P बराबर हमें 2 प्राप्त होगा, यानी पोलों की संख्या कुछ भी हो, 2 4 6 8 कुछ भी हो, लेकिन समांतर पथों की संख्या 2 ही होंगे। आशा करता हूं कि आप सबों को हमारी क्लास पसंद आए होंगे और अच्छे से हम समझाने में कामयाब भी होंगे। आगे क्लास में हम इससे आगे की टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।